ऑल राइट एंड वेलकम टू ऑल। आज का ये टॉपिक रहेंगे यूनाइटेड नेशन और इट्स ऑर्गन के बारे में। यूनाइटेड नेशन को तो डिटेल में पढ़ेंगे, बल्कि इसके साथ साथ यूनाइटेड नेशन के 5 ऑर्गन और हैं। हम आज पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन का पहला ऑर्गन, यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को। इसके लिए जितने भी प्रीलिम्स के फैक्ट बन सकते हैं, जितने भी पूछे जा सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल भी हो सकता है, फैक्चुअल भी हो सकता है, दोनों को ही कवर करते चलेंगे। अब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप बुकिश नॉलेज लेते हैं, यानी कि बुक के फॉर्म में, जो बुक में लिखा रहता है उसको लेके चलते हैं। जैसे लक्ष्मीकांत में भी होता है, जो बुक में भी दिया होता है वो आप पढ़ के ले जाते हैं, बट एक्चुअल में कुछ ऐसे पॉइंट्स भी होते हैं जिनको हमें रिसर्च करके देनी पड़ती है। तो वही चीज़ हम सुपर 50 में आपके लिए करते हैं। तो सुपर 50 में कुछ पॉइंट एडिशन भी हम यहाँ पर करने वाले हैं। तो आप हमारा सुपर 50 का ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है ग्रुप पर ज्वाइन होना। आपको 7505134891 इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। सुपर 50 में कैसे ज्वाइन होना है वो आप हमसे डिटेल ले सकते हैं। उसके बाद सुपर 50 के लिए 27 जून जो कि प्रीलिम्स की आने वाली डेट है, उस तक हम स्टैटिक पोर्शन, करंट पोर्शन, आपको बुकिश नॉलेज तो देंगे, उसके साथ साथ हम एक्स्ट्रा हर एक टॉपिक में एक्स्ट्रा अपने पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड करने वाले हैं। जैसे ऑलरेडी सुपर 50 में हमने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जैसे ही हम आपको ऐड करेंगे तो आपको जो पिछले की फाइल्स भी होती हैं, जैसे यूनाइटेड नेशन है, इंडियाज़ लॉज ऑन एंटार्क्टिका है, आउटर स्पेस ट्रीटी है, तो जो भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए वो आपको फाइल मिल जाएगी। आप कभी भी ज्वाइन हैं और हर एक टॉपिक के लिए आपको क्वेश्चन और आंसर, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आंसर होते हैं, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन आंसर और उसके आंसर 1995 से 2020 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, किस तरह से पूछे जाते हैं, वो सब आपको डिटेल में एक साथ इस ग्रुप में मिल जाएंगे। हम यहाँ पर 2 बैच बनाने वाले हैं। पहले बैच में ऑलरेडी आधे से ज़्यादा लोग फिल हो चुके हैं। आप कभी भी जब भी ये वीडियो देख रहे हैं आप तब भी ज्वाइन करें, आपको सेम मटेरियल तब भी मिलेगा और आपकी जो प्रीलिम्स की तैयारी है वो थोड़ी सी ईजी हो जाएगी। तो ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो ऑलरेडी हमारे सुपर 50 के बैच में दिए जा चुके हैं और मेंबर्स का ये कहना था कि सर आप पहले पेज से करवाइए, जो कि बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, ढूंढने में भी बहुत ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि मैं रैंडम से करवा रहा था तो आपको कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही थी। तो आपके ही सजेशन के बेसिस पे ही मैंने यहाँ पर पहले पेज से, ठीक है, जो ये पहला पेज है उसके बेस से हम करवा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन बिना किसी देरी के। हमारा टारगेट है इस पूरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लीट करने का 2 जनवरी तक, और सभी हम वीडियोज़ भी कराने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक। सबसे पहले ये इस्टेब्लिश हुआ था 1995 में, वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद में। यूनाइटेड नेशन सबसे पहले ये बनाई क्यों गई इसके बारे में बता देता हूँ, ताकि देखिए पूरे संसार में पीस फैले, सिक्योरिटी अच्छी हो, मानव अधिकार प्रोटेक्ट किया जाए, ह्यूमन राइट जिसे कहते हैं, और लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड बढ़े। तो इसका ये एम है। ओके, अब आप कहेंगे इससे पहले क्या कोई बॉडी थी? यस, मैं कहूँगा इससे पहले एक बॉडी थी, लीग ऑफ नेशन। यूनाइटेड नेशन से पहले एक लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी, बट उसका कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। और लीग ऑफ नेशन बनाई कब गई थी? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट एंड होने के बाद, यानी कि ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस 1919 में। अब आप सबको पता है 1914 से लेके 1918 तक पहला वर्ल्ड वॉर चलता है, और उसके बाद भी आप सबको पता है 1941 से लेके 45 तक वर्ल्ड वॉर 2 हो जाता है। यानी कि लीग ऑफ नेशन बनने के बाद भी वर्ल्ड वॉर 2 जैसी घटनाएं हुई, तो हम कह सकते हैं डायरेक्टली लीग ऑफ नेशन जो उसका जो सोल पर्पस था कि यार इंटरनेशनल पीस फैलना चाहिए, वो फुलफिल ही नहीं हुआ। तो इसको 1946 में डिसबैंड कर दिया गया लीग ऑफ नेशन को। तो 1945 में अपना यूनाइटेड नेशन बढ़ा। आप कहेंगे यार 1946 में इसको डिसबैंड करा, ये तो 1 साल पहले बन गई है, बट उससे कोई मतलब नहीं है। लीग ऑफ नेशन 1945 में यूनाइटेड नेशन बना, फिर लगा कि ज़रूरत नहीं है, इसलिए 1946 में इसको डिसबैंड कर दिया गया। और ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बनाई गई। ये एक इंटरनेशनल या इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका जो इसके बेसिस पर क्वेश्चन आता है कि चार्टर कब साइन हुआ? चार्टर हुआ 1945 26 जून। अब हालांकि यूपीएससी में आपसे डेट नहीं पूछेंगे, बट पीसीएस में आपसे डेट पूछ ली जाती है। चार्टर साइन हुआ सैन फ्रांसिस्को में। चार्टर का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल सी बात है, कोई भी बॉडी अगर बनाई जा रही है तो उसके आगे की ये बॉडी काम कैसे करेगी, चार्टर का मतलब यही रहता है। कुछ गाइडलाइंस लिखी होंगी कि ये बॉडी आगे जाके कैसे काम करने वाली है, ठीक है, कितने कितने ऑर्गन होंगे, ये सब इसका चार्टर होता है।
ये बॉडी पूरी एग्जिस्टेंस में आई थी, यूनाइटेड नेशन के बारे में बात करूं 24 अक्टूबर 1945। अब ये डेट तो यूपीएससी भी पूछ सकता है, हिस्टोरिकल डेट है, ये ऐतिहासिक डेट इसे हम कह सकते हैं, इसको भूलने की गलती भी मत करना। 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन पूरा एग्जिस्टेंट में आ जाता है और 51 कंट्रीज होती हैं उस समय, ठीक है। और जो 51वीं कंट्री है उसका नाम कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो है पोलैंड, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ज़्यादा हम किसी भी बॉडी को कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। सुपर 50 का मेन एम यही रहता है कि यार प्रीलिम्स को आप बहुत ज़्यादा सिंपल वे में लीजिए। एक करंट है, एक स्टैटिक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको बुकिश से प्लस, देखिए बुकिश नॉलेज तो सभी लोग लेते हैं। लक्ष्मीकांत देखो 5 लाख बच्चे अगर पेपर देने जा रहे हैं, 5 के 5 लाख लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं। सेम जो लाइन आपने पढ़ी है ना वो अगला बंदा पढ़ के जा रहा है। एक्स्ट्रा आप क्या करोगे, ठीक है, आप अगले बंदे को ये भी पता है कि इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक है, बट एक्स्ट्रा क्या एफर्ट मिलेगा। सबसे पहला कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक तो वॉइस नोट आपको मिलेगा सुपर 50 में। दूसरा, जैसे अभी मैं इससे रिलेटेड यूनाइटेड नेशन से ही रिलेटेड मैंने थोड़ी सी रिसर्च की है और मैं ऐसी रिसर्च हर एक टॉपिक में आपको दे रहा हूँ, अगर आपने वर्ल्ड बैंक से पढ़ा होगा तो, ठीक है। जो सुपर 50 के बैच के जो मेंबर्स हैं उनको तो पता ही है, ठीक है, हम देते हैं करके। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क। तो एक्स्ट्रा मैं बात कर रहा था, एक्स्ट्रा जो बात करने की बात कर रहे हैं अभी मैं आपको बताता हूं इसको खत्म होने के बाद, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, अरेबिक है, चाइनीज है, इंग्लिश है, फ्रेंच है, स्पेनिश है और रशिया है। अगर नंबर में बोलूं तो 6 हैं। नंबर में कितनी है, 6 हैं। क्या हिंदी है, नहीं, ठीक है, तो ये याद रखना। अब जब ये मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, आज है 22 दिसंबर, ठीक है। मैंने प्रॉमिस किया था कि 9 बजे तक मिल जाएगी, थोड़ा सा डिले हो गया, बट कल से आपको 2-2 वीडियोस डेली मिलेंगी, ठीक है। 193 मेंबर्स हैं, ठीक है। आप बिना भटके, बिना पाथ में जो दूसरी बात ना करते हो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको भी डिस्ट्रैक्शन हो रहा होगा कभी कभी, ठीक है, डिस्ट्रैक्ट मत होना। 193 मेंबर्स हैं। लेटेस्ट साउथ सूडान है। अब 193 मेंबर, अभी की यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल वेबसाइट देखोगे तो उसमें भी 193 मेंबर्स हैं, तो प्रेजेंटली आप इसे याद कर सकते हो, ठीक है। सेक्रेटरी जनरल इसके हैं एंटोनियो ग्यूतरस, ये हैं पुर्तगाल के, ओके। यूनाइटेड सिस्टम इज मेड अप ऑफ, इनका चेक कर लेना, ठीक है। अभी 193 मेंबर तो फिक्स हैं, ओके। यूनाइटेड नेशन सिस्टम इज मेड अप ऑफ, अब हमारे टोटल 5 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। अब यूनाइटेड नेशन के सिस्टम में किस किस से बना हुआ है उसको बाद में बात करेंगे, बट उससे पहले देखते हैं कि जो मेन ऑर्गन होते हैं यूनाइटेड नेशन के, 5 मेन ऑर्गन हैं, वो यूनाइटेड नेशन के चार्टर से बने हैं। सबसे पहला ये याद रखना, क्योंकि जैसे मैंने बोला ना, यूनाइटेड नेशन का जो चार्टर है जुलाई 1945 में साइन हुआ था, तो उस पर ही यूनाइटेड नेशन के बारे में लिखा होगा कि कितने ऑर्गन हैं, कैसे ये काम करेगी। अब देखो, कभी पूछा जाता है यूनाइटेड नेशन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसीज होती हैं वो कौन से आर्टिकल में मेंशन है। अब जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल होता है, वैसे ही यूनाइटेड नेशन में भी आर्टिकल लिखे हैं। आर्टिकल एक तरह से चैप्टर से मान लो, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी आर्टिकल 5 में लिखी गई हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये यूपीएससी पूछ सकता है। अब दूसरा क्या है, जो फंड्स और प्रोग्राम्स होते हैं वो कौन इस्टेब्लिश करता है, जनरल असेंबली, ये याद रखना, अंडर आर्टिकल 22। बस यूनाइटेड नेशन के चार्टर की 2 चीज़ें आपको याद रखनी है, आर्टिकल 5 और आर्टिकल 19 भी आने वाला है, वो मैं बताता हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वो है, वो जो टॉपिक है या स्टेटमेंट है। आर्टिकल 5 में क्या है, स्पेशलाइज एजेंसी जो यूनाइटेड नेशन की होगी वो आर्टिकल 5 में आएगी। और आर्टिकल 22 में क्या लिखा है कि जो फंड्स और प्रोग्राम्स होंगे कि किस कंट्री को कितना फंड देना है। जैसे मान के चलो भारत है, भारत में मलेरिया फैल रहा है सपोज बहुत ज़्यादा, तो उसको फंड की देनी है, तो वो कौन करेगी, जनरल असेंबली करती है उसकी, ठीक है। और आर्टिकल 22 में लिखा गया है। इंडिया के जो मेंबर है यूनाइटेड नेशन में, बहुत ज़्यादा प्राउड की बात है, सौम्या स्वामीनाथन, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की डायरेक्टर जनरल भी रही हैं, वो WHO की अब चीफ साइंटिस्ट में आ चुकी हैं, पहला। दूसरा दलवीर भंडारी, हालांकि ये नाम आपसे यूपीएससी में भी पूछ सकता है कि यार कितनी अवेयरनेस है आपको। दलवीर भंडारी राजस्थान के हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में री इलेक्ट हो चुके हैं। और फिर है नीरू चड्डा जी, ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉज ऑफ द सी, जो समुद्र के वो बताते हैं ना कि कितनी एरिया भारत के अंदर आती है, कितनी एरिया पाकिस्तान के अंदर आती है, पाकिस्तान तो छोड़ो, कितनी एरिया जापान के अंदर आती है, ये इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉज ऑफ द सी में आते हैं। और इसकी हमारी जो मेंबर हैं वो नीरू चड्ढा जी हैं, दलवीर भंडारी ICJ में हैं, सौम्या स्वामीनाथन जी WHO की हैं, ठीक है। अब मेन ऑर्गन क्या है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ये भी आज मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं बुकिश नॉलेज से हटकर, यानी कि ये पॉइंट तो सभी लोग पढ़ रहे होंगे घर पर एक्स्ट्रा आपको मैं क्या दूंगा सुपर 50 में, ये आपको बताता हूँ।
अब ये जो वर्ड फाइल है मैंने सुपर 50 के ग्रुप में शेयर कर दी है। सबसे पहले मैं इसका वो दिखा देता हूँ कि ये मैंने लिया कहाँ है सोर्स। देखो www.un.org यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल वेबसाइट से लिया गया है, तो आप इस पर पूरी तरह ट्रस्ट कर सकते हैं। अब ये रिसर्च करनी इसलिए ज़रूरी हो जाती है क्योंकि अब यूपीएससी देखिए इतने सारे क्वेश्चन हैं, अब यूपीएससी कहाँ से जो पूछेगा, है ना। तो आपको हल्की सी एक एक्स्ट्रा एडिशन पॉइंट आपको होना चाहिए ताकि एक स्टेटमेंट, और हमें डीप में नहीं पढ़ना, ऊपर ऊपर अगर वेबसाइट को ऊपर ऊपर भी देखोगे ना, गो थ्रू होगे, आपके क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन को कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व कर ले जाओगे। अब यूनाइटेड नेशन का फंक्शन थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, ये वहीं से लिया गया है। अब आप सबको पता है अभी प्रेजेंटली 193 कंट्री थी 2011 में। सबसे पहले 51 कंट्रीज से स्टार्ट किया था, 51 कंट्रीज थी पोलैंड, फिर 193 कंट्रीज अभी प्रेजेंटली है 2011 में साउथ सूडान ने ऐड किया, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के 5 प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, आप सबको पता है। पहला है जनरल असेंबली का, दूसरा यूएनएससी का, इकोसॉक। अब ये जो तीसरा ऑर्गन के बारे में है, 2019 में यूपीएससी ने प्रीलिम्स में ये पूछा था इकोसॉक के बारे में एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये याद रखना, ये हमेशा पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और यूएन सेक्रेटरीट है। अभी इससे पहले 6 प्रिंसिपल ऑर्गन हुआ करते थे, ये चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी बोलेगा अभी कितने प्रिंसिपल ऑर्गन हैं मेन, तो आप कहेंगे 5 हैं। आज हम पहला वाला पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बाकी आगे आते आते पढ़ेंगे। 6वां प्रिंसिपल था। अब जैसे मैं कहूँगा आपको कि जैसे यूनियन टेरिटरीज़ है ना हमारी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, लद्दाख है एक यूनियन टेरिटरी, अभी स्टेट को बाइफरकेट करके एक लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना दी गई। अब ये यूनियन टेरिटरी किसके अंदर आती है, एडमिनिस्ट्रेटर कौन करता है आप सबको पता है, ये हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है। वैसे ही अलग अलग कुछ कंट्री ऐसी होती हैं जिनको इंडिपेंडेंस नहीं मिली रहती है, बट उनको पीस सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, तो उसके लिए एक 6वां ऑर्गन हुआ करता था जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल कहते हैं। तो ये जो 6वां ऑर्गन है सस्पेंड हो गया था 1 नवंबर 1994 को, ये भी याद रखना, ठीक है। तो अपॉन द इंडिपेंडेंस ऑफ पलाऊ। अब मुझे आप लोग ये बताइए कमेंट बॉक्स में, मैं खासकर ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सुपर 50 के मेंबर से कि आप कमेंट कीजिए पलाऊ की, क्योंकि मैं अगर ये चीज़ आपको रिसर्च करके दे रहा हूँ तो आपका भी यहाँ पर थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है कि ऐसा नहीं कि यार हाँ हमने तो पे कर दिया है सर को, अब सर करेंगे जो करेंगे, नहीं, ठीक है। और सॉरी फॉर द पॉज, बीच में कॉल आ गया था, अब मैंने थोड़ा सा फ्लाइट मोड में डाल दिया है, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा था कि आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी बनती है, ठीक है। और सुपर 50 जब आप बैच में ऐड हुए होंगे, हमने कहा होगा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको देंगे सिर्फ, ठीक है। बट मुझे क्या लगा कि सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से तो फिर आप लक्ष्मीकांत ही पढ़ोगे ना, लक्ष्मीकांत आप भी पढ़ लें, अगले बंदे भी पढ़ रहे हैं, आपको सुपर 50 में ऐड होने का फ़ायदा क्या मिलेगा। तो मैंने ये डिसाइड किया है, चाहे कोई भी बुक हो अब, ठीक है, लक्ष्मीकांत तो 6 की 6 जो बुक हैं, प्लस जो करंट अफेयर है, प्लस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ग्रुप्स है, हर उसमें मैं एक अपना एक्स्ट्रा नोट्स दूंगा आपको, ठीक है। हर उसमें एक अपना अलग सा नोट्स दूंगा, और हिंदी और इंग्लिश वो दोनों में रहेगा, ठीक है। हर उसमें एक अलग से जो बुकिश नॉलेज से थोड़ा सा अलग होता है, जिसके बेसिस पर क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, वो हर एक टॉपिक्स में मैं अपने नोट्स आपको ऐड करके अब देने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपके लिए थोड़ा सा डेजर्ट की तरह काम करेगा। तो याद रखना, एक 6वां प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसे ट्रस्टीशिप काउंसिल बोलते हैं, वो 1 नवंबर 1994 को सस्पेंड हो गया, ठीक है, क्योंकि पलाऊ जो है उसको इंडिपेंडेंस मिल गई। आपके लिए क्वेश्चन है, पलाऊ कमेंट बॉक्स में किस कॉन्टिनेंट में आता है, ओके। और इसके आसपास के अगर कोई ये लैंडलॉक्ड है या कोई सी से टच होता है, ये भी आपको बताना है, ठीक है। आपको मैं बता रहा हूँ, मुझे तो पता है सुपर 50 में कौन कौन से मेंबर हैं, आप लोगों के नाम भी मुझे पता है, तो आप लोगों को कमेंट करना है, ठीक है। फिर मैं आपको सुनाऊंगा ग्रुप में, पब्लिक तो नहीं सुनाऊंगा, पर ग्रुप में फिर डांटूंगा आप लोगों को, ठीक है। तो सम फैक्ट फॉर प्रीलिम्स, ओके। अब ये सब चीज़ें हो गई। अब हम थोड़ा सा, ये मैंने आपको बता दिया 5 ऑर्गन हैं, और पहला ऑर्गन है जनरल असेंबली वाला, तो जनरल असेंबली को करवा देता हूँ जल्दी जल्दी। अब देखिए जो पहला ऑर्गन है, अब वो जान लेते हैं। सबसे पहले मेंबर, जितने भी मेंबर स्टेट हैं, यानी कि 193 मेंबर स्टेट हैं, सब लोगों का एक वोट होगा जनरल असेंबली। अब मान के चलो ना, एक चीज़ ये याद रखना कि जो जनरल असेंबली होगी वो मान के चलो बहुत बड़ा ऑर्गन है, ठीक है। हालांकि 5 ऑर्गन सभी इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, बट जो मेजॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो जनरल असेंबली करती है। मान के चलो जनरल असेंबली सबसे बड़ा भाई है, ठीक है, अपने माइंड में ये चलो। तो इस पर सभी मेंबर स्टेट की एक एक वोट होता है। इसका मैंडेट क्या है कि डिस्कस होगा, डिबेट होगा। अगर 2 नेशंस के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है तो उस पीसफुल आर्बिट्रेशन, मतलब
सुलह कराई जाएगी, किसके द्वारा? जनरल असेंबली के द्वारा। ओके, ये याद रखना। अब मैंने कहा जैसे बड़ा भाई होता है, घर में कोई 5 भाई है मान के लो, चलो सबसे बड़ा भाई कौन है? जनरल असेंबली वाला, क्योंकि इस बड़े भाई के पास जो 4 अलग ऑर्गन है ना, इकोसॉक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, कोई भी रिपोर्ट देगा तो अगले बंदे को ही देगा, कंसिडर करने के लिए यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को ही देगा। दूसरा, अगर किसी कंट्री को चाहिए पैसा, किसी कंट्री को चाहिए पैसा, लग रहा है कि उसको मलेरिया के लिए देना चाहिए या किसी भी बीमारी या कोई भी इन्वायरमेंट के लिए देना चाहिए, तो जनरल असेंबली ही कंसीडर करती है, एसेस करती है, मतलब कि उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी है कि ये पैसा वापस कर पाएगा या नहीं, या इसको पैसे की ज़रूरत है या नहीं, यही अप्रूव करती है यूएन बजट को। ठीक है, ये भी याद रखना। सेशन हर साल होते हैं, रेगुलर सेशन होते हैं सितंबर दिसंबर एनुअली, इस बार हुआ था 15 सितंबर को। ठीक है, तो ये याद रखना, हर साल सितंबर से दिसंबर के बीच में होते हैं, और स्पेशल सेशन रिक्वेस्ट करके यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ला सकती है। ओके, दूसरा क्या है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को भी ये अपॉइंट करती है। रिकमेंडेशन कौन देता है? सिक्योरिटी काउंसिल। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, हालांकि छोटा पॉइंट है बट बहुत छोटा पैकेट है, बड़ा धमाल है। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल होते हैं उसको अपॉइंट कौन करता है? जनरल असेंबली, सबसे बड़ा भाई, यानी कि यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली करता है। उसको रिकमेंड कौन करता है? जो यूनाइटेड नेशन की सेकंड ऑर्गन बॉडी है, मतलब बड़े भाई से थोड़ा सा छोटा भाई, सिक्योरिटी काउंसिल उसको रिकमेंड देती है कि सेक्रेटरी जनरल को कौन अपॉइंट करेगा। ठीक है, रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल देगी, अपॉइंट सेक्रेटरी जनरल करेगा। ठीक है, अब जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, वो भी इलेक्ट किए जाते हैं। एंड मेंबर फॉर सोशल इकोनॉमिक काउंसिल, वो भी जनरल असेंबली ही इलेक्ट करती है उसको। ठीक है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जजेस को इलेक्ट करने का काम भी बड़े भाई का होता है। बड़ा भाई मतलब जनरल असेंबली। ओके, असेंबली के जो प्रेसिडेंट होते हैं चेंजेज विथ ईच एनुअल सेशन, हर एक, जैसे कांग्रेस के सेशन होते थे ना, आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी कि अलग अलग कांग्रेस के सेशन में उनके अलग अलग प्रेसिडेंट होंगे, तो हर एक एनुअल सेशन में उनके प्रेसिडेंट चेंज होते रहते हैं। ताइवान डिनाई कर दिया गया है उसको यूनाइटेड मेंबरशिप के लिए फॉर मोर देन 2 डिकेड ड्यू टू ऑब्जेक्शन फ्रॉम चाइना। अब चाइना, आपको पता है यार, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, वीटो चलती है, वीटो पावर चाइना की है, रशिया की हो गई। ठीक है, अब चाइना तो आप सबको पता है यूके है, फ्रांस है, अमेरिका है, तो ताइवान को बार बार यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप ही नहीं मिल रही। अगर ताइवान को मिल जाएगी तो फिर वो 194 मेंबर हो जाएंगे। अब ताइवान, चाइना तो यही पता है ना आप लोगों को, चाइना जैसे तिब्बत पर कंट्रोल कर रहा है, ताइवान पर भी कंट्रोल करने की सोच रहा है, और इसलिए वो ये नहीं मानता कि ये अलग देश है। ताइवान कोई अलग देश नहीं मानता है चाइना। ठीक है, इवन बहुत सारी कंट्रीज़ भी जिसके प्रोजेक्ट चाइना में चल रहे हैं वो भी ताइवान को एक अलग सी कंट्री नहीं मानते हैं। तो ताइवान को तो यूनाइटेड, अगर आपसे पूछा जाएगा क्या यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप है ताइवान के पास, तो आप कहेंगे नहीं। ओके, उसके बाद क्या है? पैलेस्टाइन, आप सबको पता है इजराइल वाला पैलेस्टाइन का जो इशू चलता है, ठीक है, वो कंट्रोवर्शियल स्टेटस है अभी भी वहाँ पर, और 2012 से पास डे रिजोल्यूशन फ्रॉम ए नॉन मेंबर ऑब्जर्वर के तरह वो है। ठीक है, हालांकि ये नहीं पूछा जाएगा आपसे, कंट्रोवर्शियल है, मतलब इसका कोई स्टेटस अच्छा नहीं है। पैलेस्टाइन और वेटिकन सिटी 2 नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस, राइट टू स्पीक, यानी कि कोई असेंबली होगी तो वो बोल पाएंगे बट वोट नहीं कर पाएंगे। जैसे हमने देखा ना, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 193 मेंबर हैं, हर एक मेंबर का एक वोट होगा, जैसे भारत का भी एक वोट होगा। ओके, अब ये बहुत बार पूछा जाता है। अब ये क्यों पूछा जाता है, देखो मैं इसका थोड़ा सा लिंक आपको बताना चाहूँगा अपने ह्यूमन राइट से। अब जब 25 दिसंबर से हम स्टार्ट करने वाले हैं ना, टॉपिक मैं आपको दूंगा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा टॉपिक भी दूंगा, तो सबसे पहले एक दिन का हम टारगेट क्या बनाएंगे, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करना है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हमने क्यों बनाया भारत में, क्योंकि ये देखो 1948 में इन 1948 यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली इट प्रोमोगुलेटेड द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, मतलब इसमें बताया है कि क्या क्या मानव के अधिकार होने चाहिए, कि यार कोई भी उसको ज़बरदस्ती मारेगा नहीं, पकड़ के मारना शुरू कर दिया पुलिस ने, आर्बिट्रेशन ऐसा। तो ये ह्यूमन राइट, मतलब 1948 में जब जनरल असेंबली ने डिक्लेयर किया ये ह्यूमन राइट ना, तब उसके बाद में अगर हम कहेंगे यार भारत में मानव NHRC इस्टेब्लिश है या SHRC इस्टेब्लिश है, तो इसके वजह से है ये। ठीक है, तो जब ये डिक्लेयर किया गया तब सभी देशों पे ये थोड़ा सा ऑब्लिगेशन लगाया गया था कि यार आप लोगों को भी अपना कमीशन इस्टेब्लिश करना चाहिए। ओके, उसके बाद जो सबसे बड़ी मैं बात बता देता हूँ आपको कि मैंने बोला यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल क्या करता है, पीस
फैलाने का काम करता है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, नाम में क्या आ रहा है, सिक्योरिटी आ रहा है, तो सभी जगहों पर वो सिक्योरिटी फैलाएगा। बट 1950 में एक चीज़ इनिशिएट की गई यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा, जिसे बोलते हैं यूनाइटिंग फॉर पीस रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन का मतलब बहुत सिंपल सी बात है, कोई मुझे एक कानून लाना है तो मैं क्या करूँगा, एक पेपर में लिख दूंगा कि हाँ इस कानून में ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एग्जैक्ट बात करूँ तो दो कंट्री के बीच में कभी वॉर हो गया, कभी कुछ हो गया, तो इसके लिए एक यूनाइटिंग फॉर पीस, मतलब दोनों में पीस फैलना चाहिए, उसके लिए एक रिजोल्यूशन लाया गया 1950 में, जिसको सभी मेंबर स्टेट ने 193 के 193 साइन करेंगे। और उस पर यह लिखा गया अगर यूएनएससी फेल हो जाती है तब उस केस में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली शुड टेक अप द मैटर इटसेल्फ एंड अर्ज अ कलेक्टिव एक्शन। तो अगर देखो कभी सिक्योरिटी के बारे में बात आई तो यूएनएससी करती है, बट वो फेल हो जाती है तो उस कंडीशन में क्या, उस कंडीशन में यूएनजीए हमारी काम करेगी। ठीक है, ये याद रखना। 2000 में मिलियन डेवलपमेंट गोल, आप सबको पता है मिलीनियम की पॉवर्टी कम करनी है। अभी तो अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चल रहे हैं, तो कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 2 क्या है। हालांकि वो ट्रिक लाऊंगा मैं, उसकी ज़रूरत नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिख दो बस सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2 गोल क्या है। ओके, आप सबको पता है 2000 से लेके 2015 तक मिलीनियम डेवलपमेंट गोल चल रहे थे, 2015 से 2030 तक क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। यूनाइटेड जनरल असेंबली की एक पावर होती है, पावर टू सेंश्योर फॉर वायलेटिंग यूएन चार्टर प्रिंसिपल्स। किसी भी देश ने अगर यूनाइटेड नेशन के चार्टर गाइडलाइंस को अगर वायलेट किया तो उसके बाद पावर होती है, फॉर्मली उस पर कुछ ऑब्लिगेशन लगाए जा सकते हैं। 2014 में क्रीमिया में रेफरेंडम हुआ और क्रीमिया देशवासियों ने ये बोला कि हम यूक्रेन को छोड़ना चाहते हैं और रशिया में ज्वाइन होना चाहते हैं। ऐसा 2014 में हुआ, बट इसको इनवैलिड करार दे दिया गया यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा बाय अडॉप्टिंग ए नॉन बाइंडिंग रिजोल्यूशन। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि आप स्टेटमेंट कैसा आएगा, सुनो स्टेटमेंट ये आएगा कि 2014 में क्रीमिया रेफरेंडम का क्या मतलब होता है, उन लोगों से पूछा जाता है कि आप किस देश के साथ जुड़ना चाहते हैं, है ना। तो क्रीमिया उन्होंने बोला, क्रीमिया की कुछ वो हैं, तो उन्होंने बोला हम यूक्रेन को छोड़ना चाहते हैं और रशिया के साथ मिलना चाहते हैं, तो ये रेफरेंडम को इनवैलिड करार दे दिया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। तो आप सोच सकते हो, इसका एग्जांपल ये सोच सकते हो कि कहीं पर भी किसी भी देश में अगर रेफरेंडम जैसी चीज़ें हो रही हैं, अगर वो दूसरे देश के साथ जुड़ना चाहता है तो ये सब मैटर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाएगा, क्योंकि इसके दौरान बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती हैं, है ना, तो इसलिए वो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में जाता है। 2012 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली वोटेड टू डिनाउंस द सीरियन गवर्नमेंट फॉर एट्रोसिटीज़। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने वोट किया था 2012 में कि सीरियन जो गवर्नमेंट है उसको डिनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वहाँ पर एट्रोसिटीज़ चल रही थी। मैं बात करूँगा यूएन का बजट, तो आप सबको बता चुका हूँ, कंपलसरी और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है। किन्हीं देशवासियों को कंपलसरी देने पड़ते हैं रुपए, किसी को कंट्रीब्यूशन के थ्रू। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करूं, वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किस किस को जाता है, जैसे यूनेस्को को जाता है, WHO को जाता है। ठीक है, WHO में वॉलंटरी जाता है, मतलब कोई ऐसा बाइंडिंग नहीं होता। अगर अब मैं बात करूँगा कोरोना वायरस के बेसिस पर, इसको मैं लिंक करके बताता हूँ आपको कैसे पूछा जा सकता है। आपसे क्वेश्चन स्टेटमेंट कैसा आएगा कि कोविड-19 के बेसिस पर WHO के पास फंड की कमी रह गई, तो क्या WHO में कंपलसरी फंड जाना चाहिए। अब आपके माइंड में उसमें ही, अभी तो चलो मैंने आपको बता रहा हूँ, बट जब ये अचानक से स्टेटमेंट आता तब आप थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन अच्छे से लिखा है मैंने। वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन किस किस को जाता है, यूनेस्को को जाता है, WHO को जाता है, यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम एंड फंड को जाता है, ठीक है, UNHCR को जाता है और यूनिसेफ को जाता है। तो ये याद रखना, इन सब ऐसी बॉडीज़ हैं जिनमें वॉलंटरी है, मतलब अपनी स्वेच्छा से देना, ठीक है, अपनी स्वेच्छा से उसको देना है। ओके, नाउ अब रिजोल्यूशन कैसे लाया जा सकता है। हालांकि ये बड़ा लेक्चर बनेगा, बट कोई बात नहीं, झेलो इसको, क्योंकि यार काम की चीज़ है। एक ऐसी चीज़ है कि जो न्यूज़ में नहीं भी रही ना, तो एक ऐतिहासिक इसका वो है कि इस पर कतराएगी नहीं यूपीएससी देने को, कि यूपीएससी अब यार 50-100 साल पहले अगर कोई चीज़ बनी हो, ठीक है, 50-60-80 साल पहले कोई चीज़ बनी हो,
तो उसका हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस अपने आप में ही है। यूपीएससी कभी भी इसे उठा के दे सकती है। अभी तो कोरोना चल रहा है और WHO का इतना ज़्यादा चाइना के साथ चला, तो ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है 2021 के बेसिस पे देगी यार कि WHO में वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन होता है या नहीं फंड का। ओके, अब मैं आपसे बोलूँगा कि अगर कोई कानून लाना है पूरे संसार में, आप सबको पता है अगर देश में कानून लाना है तो लोकसभा और राज्यसभा लाती है, और अपना राज्य में लाना है तो स्टेट असेंबली लाती है। अगर पूरे देश विदेश में ही कानून लाना है तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक रिजोल्यूशन पास होता है। अब ये दो तरीके से होता है, एक होता है कंसेंसस, एक होता है वोटिंग। एक होता है वोटिंग करके, ठीक है, लोगों से सिंपल मेजोरिटी से वोट लिए जाते हैं और रेजोल्यूशन में साइन किया जाता है, ठीक है। कंसेंसस का मतलब क्या होता है कि लोगों की जो एग्रीमेंट होता है, एक होता है डिसएग्री, एक होता है एग्रीड है, ठीक है। तो लोगों की पूरा उनसे पूछा जाता है कि हाँ आप सहमत हैं या नहीं, आपकी सहमति के बेसिस पे। तो आपसे ये नहीं पूछा जाएगा, इसके अंदर की चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर दो तरीके से रिजोल्यूशन पास होते हैं, एक होता है कंसेंसस, एक होता है वोटिंग के बेसिस पे, ओके। और बहुत सारे लोग रिजोल्यूशन पास करते हैं वोटिंग के बेसिस पे, पर बहुत सारे लोग उस पर वोट ही नहीं करते। तो उन ऐसी कंट्री जो वोट नहीं करती रिजोल्यूशन में, सपोज यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली कोई ला रही है, तो वो जो पर्टिकुलर चीज़ इंप्लीमेंट करनी हो रही है, सपोज मान के चलो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ने एक रिजोल्यूशन लाया, उस रिजोल्यूशन का मतलब एक पेपर लाया, उस पर लिखा है कि यार आप लोगों को क्या है, ट्रक चलाने पे बैन कर देना चाहिए क्योंकि ट्रक से बहुत ज़्यादा धुआं निकल रहा है, ऐसा बोला जा रहा है रिजोल्यूशन में। सपोज भारत ने साइन नहीं किया, इसमें वोट नहीं किया, तो भारत इम्प्लीमेंट नहीं करेगी उसको, ठीक है। तो ये लेस चांसेस होते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। थोड़ा सा मैं रिसेंट डेवलपमेंट बना देता हूँ। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने मीटिंग हुई जिसमें टीबी से लड़ने की बात की गई, तो जो कि एक ग्लोबल एपिडेमिक है, और इंडिया ने प्लेज किया कि हम 2025 तक टीबी को एंड करेंगे। तो ये स्टेटमेंट याद रखना टीबी के लिए। टीबी भारत का कहना है कि 2025 तक हम एलिमिनेट करेंगे, और यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 2030 तक हम ख़त्म करेंगे, ठीक है। भारत और यूनाइटेड नेशन के गोल अलग हो सकते हैं। उसके बाद वेनेजुएला और लीबिया हैव बीन सस्पेंडेड फ्रॉम वोटिंग, ये याद रखना, इन यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली फॉर द थर्ड टाइम इन 3 years। अब देखो, अब मैंने कहा कि हाल में ही वेनेजुएला और लीबिया को वोटिंग करने से मना कर दिया गया कि आप वोट नहीं करोगे। अब आप कहेंगे यार ऐसा क्यों हुआ, मैं कहूँगा वेनेजुएला और लीबिया ने पैसे पेड नहीं किए। अब ये आपको हर एक बुक में मिल जाएगा कि वेनेजुएला और लीबिया ने पैसे नहीं पे किए तो उसको वोट करने से मना कर दिया जाएगा। बात ये आती है कि ऐसा लिखा कहाँ गया है, तो यही एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो हर एक टॉपिक के लिए होती है ना, अब यूपीएससी यही चाहता है कि यार थोड़ा थोड़ा आप एक्सटेंड करो, अपने को एक्सट्रीम करो। अब ये मैं अपने मन से बना के नहीं दे रहा हूँ कि यार आप सुपर 50 में ऐड हैं तो यार एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ के ही जाओ। अब आप खुद देख लो, आप यूपीएससी का इवन जिसने 2-3 साल अटेम्प्ट दिया है ना, उसको भी अगले बंदे को पता है, जो बड़ा खिलाड़ी है वो तो करके ले जाता है एक्स्ट्रा चीज़, जो प्रीलिम्स करेक्ट करता है उसको पता है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ के नहीं ले जाऊंगा तो मेरा क्लियर नहीं होगा। अब आप देखो, जिसने 1 अटेम्प्ट या 2 अटेम्प्ट दिया है वो खुद एग्री होगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो जो बुक में पढ़े रहता है वो स्टेटमेंट उसको दिखते ही नहीं होंगे, एक स्टेटमेंट दिखता होगा, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्स्ट्रा चीज़ आप रिसर्च करोगे, क्योंकि हर एक बुक या हर एक वेबसाइट एक इन्फॉर्मेशन, एक टॉपिक में पूरी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके नहीं देती है। तो वही इन्फॉर्मेशन करने का काम, कलेक्ट करने का काम सुपर 50 के बैच में आपको मिलेगा। अब देखो फिर वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ लेते हैं, ये मैंने शेयर कर दी है। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक्स्ट्रा पॉइंट फॉर सुपर 50 प्रीलिम्स PR पब्लिकेशन, सोर्सेज भी मैंने बता दिए हैं। अब मैंने बोला ना अभी रिसेंटली, ये आप वेबसाइट ओपन करके देख लो, ये आपको ये डिट्टो पॉइंट मिल जाएंगे। बट ये वेबसाइट कहाँ देखनी है, कौन से पेज में जाना है, बहुत ज़्यादा फ्रेशर्स को पता नहीं होता, इवन जिसने 2-3 अटेम्प्ट दिए हैं उनको भी पता नहीं रहता कि पर्टिकुलर इस टॉपिक को इतने लेवल तक एक्सटेंड करो आप। तो आर्टिकल 19 ऑफ द चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन में ये लिखा गया है कि अगर कोई मेंबर स्टेट पैसा नहीं दे पाता है, पुराने अपने ड्यू नहीं दे पाता है, तो ड्यू फॉर 2 प्रीसीडिंग्स ईयर कैन लूज इट्स वोट इन जनरल असेंबली। अब आप देखो, किसी ने अच्छी तैयारी की है तो उससे डायरेक्ट पूछो कि कौन से केस में ऐसा हो सकता है कि आपको क्या मिले, तो आपसे डायरेक्ट क्या पूछा जाएगा कि एक मेंबर कंट्री है, अगर उसने कितने साल तक पैसे नहीं दिए
वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन भी है चाहे, तो उसकी मेंबरशिप वोट नहीं कर पाएगा। ये एक अच्छा क्वेश्चन है और बड़े खिलाड़ी से आप इसे पूछ सकते हैं। तो ड्यू टू 2 प्रीसीडिंग ईयर्स कैन लूज इट्स वोटिंग इन जनरल असेंबली, ऐसा आर्टिकल 19 में लिखा है। आर्टिकल 19 आप याद भी नहीं करोगे तो चलेगा, बट ये 2 प्रीसीडिंग ईयर्स आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि कितने सालों में, अगर 2 साल तक उसने लगातार पैसे नहीं दिए यूनाइटेड नेशन के जो ऑर्गन्स होते हैं उस पर, तो आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में वोट करने की जो पावर है वो ले ली जाएगी। ठीक है, बाकी हाल में ही अभी 3 कंट्रीज़ को थोड़ा सा रिजोल्यूशन में डाला गया। 3 कंट्री के नाम बता देता हूँ। बाद में इनको परमिट भी कर दिया गया था 75th सेशन तक कि आप वोट परमिट कर सकते हो, बट 76th सेशन से तो इनका थोड़ा सा रुपये का प्रॉब्लम आ रहा था कि इन्होंने नहीं दिए थे। जो कंट्रीज़ हैं उनका नाम याद करना जरूरी है। कॉमरोज, और जब मैं ज्योग्राफी थ्रू मैप्स कराऊंगा तो इन सब चीज़ों को एक तरह लिस्ट करूंगा। कॉमरोज है, साउ टोमी है और सोमालिया है। ठीक है, 75th सेशन जो अभी हुआ था, अभी तो इन्होंने वोट किया, और जब 76th सेशन होगा अगले साल, इस पर वोट नहीं करने दिया जाएगा। ओके, यही चीज़ हिंदी में भी है। और अब ये बुक में बहुत कम मिलता है, ये मैंने इसलिए आप लोगों को डाल दिया। 6 मेन कमेटी है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की। अब ये रटनी जरूरी नहीं है, ऊपर ऊपर से देख लो, क्योंकि एक स्टेटमेंट आएगा तो इसे सॉल्व कर पाओ। फर्स्ट कमेटी जो बैठी थी वो डिसआर्मामेंट में थी, कि हर पूरे देश को, जितने भी पूरी कंट्रीज़ हैं उनको जो वेपन्स हैं, मास डिस्ट्रक्शन वाले वेपन्स हैं, उनको कम करना है। दूसरा इकोनॉमिक और फाइनेंशियल। तीसरा सोशल और ह्यूमैनिटेरियन कल्चर। स्पेशल पॉलिटिकल डीकोलोनाइजेशन। 5th कमेटी है एडमिनिस्ट्रेटिव। 6th कमेटी है लीगल। तो फर्स्ट कमेटी के बारे में याद रख लेना, बस डिसआर्मामेंट, वेपन थोड़ा सा याद कर लो, बस इतना ज़्यादा आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। बस 3 पेज के नोट्स मैंने ये एक्स्ट्रा दे दिया आपको। 3 पेज भी नहीं है, बस 2-3 पॉइंट हैं जिसमें कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है, और बच्चों से आप आगे इस बेसिस पे ही निकलोगे। ठीक है, क्योंकि इन चीज़ों से आप कोई भी स्टेटमेंट सॉल्व कर पाओगे। आज का थोड़ा सा जो सेशन है थोड़ा सा लंबा हो गया, और आगे के जो सेशन है यूनाइटेड नेशन के वो थोड़े से लंबे ही होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। बट कमेंट बॉक्स में सुपर 50 के मेंबर से मैं स्पेशल रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोगों को आंसर देना है, थोड़ा सा रिसर्च 2 सेकंड की आप भी करो। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।